Assalamualaikum everyone. Today we are going to start with the topic of nucleotide metabolism. न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पता होगा तो देन उसके मेटाबॉलिज्म पे जाएंगे ना। मेटाबॉलिज्म में क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसकी सिंथेसिस, ठीक है, इसका सेल्वेज, ठीक है, इसकी डिजीज़, ठीक है, और देन इसकी डिग्रेडेशन एंड पे, ठीक है, और डिग्रेडेशन। ये चार चीज़ें हमने इसकी डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले पता तो हो कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर डीएनए, ठीक है, और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स बनते कैसे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता क्या क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिक तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इसका पेंटोज शुगर होती है एक, ठीक है, 5 कार्बन शुगर, उसके साथ लगा हुआ एक शुगर बेस होती है, ठीक है, उसके साथ दूसरी साइड पे क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। वो 2 और 3 कितने भी आप अटैच कर लें। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो है वो डीएनए में यूज़ होने वाले कौन कौन से हैं और आरएनए में यूज़ होने वाले कौन कौन से हैं, और इनका बेसिक जो है वो काम क्या है वो अब हमने देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये कि उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, इसने सबसे पहले तो ये कैरियर्स हैं ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जब इनकी सिंथेसिस हो रही होती है ना, उसके अंदर ये उसकी सिंथेसिस में एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट के कैरियर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे फजूल बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन बेसिक यहाँ पे ये बात हमने देखनी है, इसका रोल। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एनर्जी करेंसी इन द सेल, उसके लिए रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, ये इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हमने देखना है कि हमने इसमें क्या करवाना क्या है। हमने प्यूरिन पिरिमिडीन की सिंथेसिस करानी है ना। जो न्यूक्लियोटाइड्स प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होती हैं, वो भी बन सकती हैं नोवो सिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, इनको नोवो सिंथेसिस खुद से भी बना सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसको सेल्वेज भी कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेल्वेज। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया कि एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, उसके अलावा इसमें पेंटोज शुगर है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेंटोज मोनोसेकेराइड जिसे कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस हो गई, पेंटोज मोनोसेकेराइड हो गया, और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसमें 2 तरह की क्लासेस बिलोंग करती हैं न्यूक्लियोटाइड में। एक प्यूरिन होते हैं और दूसरे आपके पिरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, पिरिमिडीन जिसका नाम बड़ा है उसके अंदर एक सिंगल रिंग होता है। ठीक है, ये जो आपके प्यूरिन्स होते हैं ये डबल रिंग्ड होते हैं। नहीं सच, ये सिंगल, इनमें डबल बॉन्ड बनता है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, आई थिंक सो, ऐसे कुछ था। एक मिनट, नहीं सिंगल रिंग, हाँ ऐसे ही ये डबल रिंग ही है, सॉरी बाय मिस्टेक। ये जो प्यूरिन्स हैं इनके डबल रिंग होते हैं, ठीक है, और जो पिरिमिडीन्स हैं इनका सिंगल रिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि बेसिक इनमें जो हमने चीज़ याद करनी है वो हमें पता क्या होना चाहिए। इसमें हाईलाइटेड लाइंस हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉमन बेसिस कौन कौन सी होती हैं। साइटोसिन इज़ अ कॉमन बेस, इज़ सिंगल रिंग कंपाउंड। ठीक है, इट इज़ अ पिरिमिडीन। यूरासिल इज़ अ पिरिमिडीन। जबकि ये देखो डबल बॉन्ड वाला ये आ गया, ये आपका कौन सा है, प्यूरिन है। ठीक है, इसके अलावा साइड पे अनकॉमन अनयूजुअल से भी लिखे हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि जब हम एक पेंटोज शुगर को, ये जो आपकी समझ लो राइबोज की ही है, इसको अगर हम अटैच कर दें एक नाइट्रोजनस बेस के साथ, ठीक है, तो ये चीज़ जो बनती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच करवा दें, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा, 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच करवा दें तो वो न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाता है, वो एक न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये 2 बातें बस आपने याद करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना। बस ये देख लो कि फ़र्स्ट वाला जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं ना, वो एस्टर लिंकेज के ज़रिए हम इसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, और जो है ना वो 5 हाइड्रोक्सिल जो है ना उसका ग्रुप पेंटोज का, उसके साथ अटैच होता है। 5वां कार्बन होता है ना पेंटोज शुगर का, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाके अटैच होता है।
ठीक है, बस इसकी यही कुछ बातें थी बस देखने वाली, और इसमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी सिंथेसिस पे जा रहे हैं बगैर कुछ सोचे। उसमें सबसे पहले अगर हमने देखना है तो ये है कि एटम जो प्योरीन रिंग में है ना, वो कंट्रीब्यूटेड कहाँ से हैं, आए कहाँ से हुए हैं। ठीक है, वो अब देखो प्योरीन का रिंग जो है, प्योरीन का रिंग डबल रिंग है ना, तो इसमें मिनिमम भी 9 कार्बन तो होंगे। ठीक है, अब वो देखना है कि इसकी चीज़ें कहाँ से रही हैं। ठीक है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो अमीनो एसिड्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड क्या कंट्रीब्यूशन देंगे मैं आपको सिंथेसिस में भी दिखाऊंगी कि सबसे 3 अमीनो एसिड जो है ना वो इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। गैग से नाम याद रख लो, GAG। ठीक है, सबसे पहला जो है वो आपका ग्लाइसिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड एंड देन ग्लूटामीन। ठीक है, ये 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में रोल प्ले करते हैं अपना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास आती है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, फोलिक एसिड, इसको हम कहते हैं फोलिक एसिड। इसीलिए कहते हैं कि फोलिक एसिड जो है ना उसकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके पास यहाँ पे सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा आपने प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल पड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो प्योरीन रिंग है ना, ये बनता कहाँ पे है। प्राइमरीली उन्होंने कहा कि ये लिवर में बनता है। ठीक है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि वो कैसे कैसे बनता है। ठीक है, और इसके अंदर बाकी जो है ना राइबोस 5, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, और ये राइबोस 5 फॉस्फेट वाला मैं बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अब हम सिंथेसिस पे सबसे पहले आ रहे हैं। सिंथेसिस में ना आपने ये फिगर्स से करना है। ठीक है, आप टेक्स्ट ना भी पढ़ो, फिगर्स समझ लो तो फिगर्स भी बना लोगे तो दैट्स इनफ। इसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है, हम सबसे पहले एक बेस लेते हैं। ठीक है, वो बेस कौन सी है, एक राइबोस ले रहे हैं, शुगर। ठीक है, मोनोसेक्राइड ले रहे हैं। मोनोसेक्राइड कौन सा लेना है, हमने राइबोस लेना है, उसको हमने फॉस्फोराइलेट फॉर्म लेनी है उसकी, उसको हम कहते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, हम राइबोस 5 फॉस्फेट लेते हैं। ठीक है, उसके साथ अब यहाँ पे ATP हम तोड़ेंगे। ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच करवाएंगे। ठीक है, P और ये P। ठीक है, ये देखो ATP टूटा है, इसने 2 अपने फॉस्फेट दिए हैं, तीसरा फॉस्फेट इसके साथ ही लगा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि PRPP एक एंजाइम होता है, PRPP सिंथेज एंजाइम। उस एंजाइम ने क्या करना है, उस एंजाइम ने इस राइबोस 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देना है 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 फॉस्फेट में। ये देखो ये 1 पायरोफॉस्फेट में। पायरोफॉस्फेट होता है जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप एंड पे लगे होते हैं। ठीक हो गया। और ट्राईफॉस्फेट आपको पता है कि 3 फॉस्फेट वाला, 2 वाले को पायरो भी कहते हैं। अच्छा, ये हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये जो एंजाइम था PRPP, इसकी एक्टिवेशन और इनहिबिटर के बारे में बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक्टिवेट होता है फॉस्फेट की हाई कंसनट्रेशन की वजह से, क्योंकि इसने फॉस्फेट ही तो ऐड कराने हैं। तो ATP अगर बॉडी में मौजूद क्या कहते हैं, नॉर्मली फॉस्फेट का लेवल हाई है तो वो इसको प्रमोट करेगा, फॉस्फेट का लेवल हाई है तो वो प्रमोट करेगा कि वो इसको जो है ना फॉस्फोराइलेट करे, राइबोस 5 फॉस्फेट को, और PRPP की सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके इनहिबिटर्स आ जाते हैं, वो प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ही हैं जो इसके इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे